Hello students, welcome to Arihant. Let's begin our new topic, chapter number 8, Going Places, written by Mr. A.R. Burton. Theme of the chapter. सबसे पहले तो ये समझ लें कि आखिर इस चैप्टर में राइटर कहना क्या चाहता है इस चैप्टर के माध्यम से. In this chapter, Burton described the theme of adolescence fantasizing through the character and Sophie. एडोलेंस एज के अंदर जो टीनेजर्स होते हैं, उन किशोरावस्था के अंदर, उनके अंदर एक फैंटेसी क्रिएट होती है. किसी को भी अपना आइडियल मान लेना, किसी के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करना और किसी के लिए बहुत हद तक क्रेजी हो जाना. तो एक अलग ही काल्पनिक दुनिया अपनी तैयार करना शुरू कर देते हैं. और यहाँ उसी फैंटेसी के बारे में हमारे राइटर बताते हैं उस कैरेक्टर के जरिए जिसका नाम है सोफी. एक यंग टीनेज गर्ल है, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, जो कि है ना, और सोफी एक डे ड्रीमर है. अब यही चीज हमारे इस चैप्टर में हाईलाइट की गई है कि वो डे ड्रीमर है. अलग अलग तरह की अपनी कल्पनाएं करती रहती है, सोचती रहती है, और वही सोच उसको डे ड्रीम में ले जाती है. दिन में जागते हुए आंखों से सपने देखना. उसकी फैमिली और उसके दोस्त जो हैं वो समय समय पर उसको है ना इस डे ड्रीमिंग से रोकने की कोशिश करते हैं, आगाह करते हैं, अलर्ट करते हैं और कोशिश करते हैं मदद करने की समय समय पर कि वह कीप्स ऑन बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, कि वह, लेकिन शी कीप्स बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, लेकिन वह लगातार वही रेत के अंदर किले बनाने वाली बातें करती रहती है. When reality hits her, और जब वास्तविकता उसके ऊपर अटैक करती है, जो सामने आती है एकदम से रियलिटी, all her dreams appear to be shattered, तो सारे के सारे उसके सपने बिखर जाते हैं एक ही बार में. Author has thus emphasized, इस तरह से ऑथर ने इस बात पर जोर देते हुए आगे बात बढ़ाई है कि aspirations and ideals of the modern young generations, कि जो उनकी चाहत है, जो वो चाहते हैं, और to be as an aspirant in future what do they want to be, तो वो आखिर भविष्य में जो भी बनना चाहते हैं, प्लस उनके जो आइडियल्स हैं जो उन्होंने सेट किए हैं इन द मॉडर्न यंग जनरेशन, एट द सेम टाइम हाईलाइटिंग द पेन ऑफ द अनफुलफिल्ड प्रॉमिस एंड अनरियलाइज्ड ड्रीम्स. तो इन सब के साथ वो आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन जब रियलिटी सामने आती है और उस समय जब उनको वो जो दर्द महसूस होता है, अनफुलफिल्ड प्रॉमिसेस, यानी कि वो प्रॉमिसेस जो पूरे नहीं हो पाते हैं, और वो जो ड्रीम्स जो उन्होंने सोचे थे, देखे थे, लेकिन वो अनरियल निकलते हैं, और ऐसे में फिर वो टूटकर बिखर जाते हैं. तो कुछ ऐसी चीज अपने को इस चैप्टर में देखने को मिलेगी. फर्स्ट पैराग्राफ, When I leave, Sophie said, coming home from school, I am going to have a boutique. Jancy, linking arms with her along the street, looked doubtful. सोफी जो कि हमारी इस स्टोरी का है ना, सोफी जो है वो हमारी इस स्टोरी का क्या है, मेन कैरेक्टर है. शी इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी. अब वो हमारी स्टोरी में मेन कैरेक्टर है. तो वो एक दिन स्कूल से आते हुए कहती है अपनी फ्रेंड के साथ कि जब मैं स्कूल से पास आउट हो जाऊंगी तो मैं एक बुटीक खोलूंगी. उसकी फ्रेंड जो जेंसी है वो उसके हाथों में हाथ डाल के लिंकिंग आर्म्स करके चल रही है स्कूल से आते समय घर की तरफ. तो वो कहती है अपनी फ्रेंड से कि सोफी, इस काम के अंदर पैसा बहुत लगता है, इसी तरह से कुछ. तो सोफी कहती है, दूर देखते हुए, स्टेयरिंग फार, है ना, सड़क पर निहारते हुए देखते हुए कहती है कि आई विल फाइंड इट, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी. आई विल फाइंड इट, मैं इसका रास्ता भी निकाल लूंगी. टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच, लेकिन इस काम में आपको समय बहुत लगेगा इस तरह से सेविंग करने के लिए. तो वेल, आई विल बी अ मैनेजर देन, यस ऑफ कोर्स, टू बिगिन लाइक दिस. हाँ, तो फिर उसने कहा कि ठीक है, अगर पैसा ही मुझे बनाना है तो मैं ऐसा करूंगी, डायरेक्ट कहीं पे मैनेजर बन जाऊंगी, मैनेजर बन के अर्न करना शुरू कर दूंगी, जब तक कि मुझे इनफ ना मिल जाए. खैर, मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ मेरे लिए कैसा होने वाला है और मैं कैसा करने वाली हूँ. तो इन सब चीजों के लिए वो पहले से तय करके रखती है अपने मन में. दे वुडंट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सोफी. और उसकी जो फ्रेंड होती है वो कहती है कि सोफी, कोई भी कहीं पे भी किसी भी जगह पर आप काम करेंगे तो डायरेक्टली आपको किसी भी जगह पर मैनेजर के लिए तो अपॉइंट कर नहीं दिया जाएगा, और जब आप डायरेक्टली मैनेजर नहीं बन सकती तो वो कहती है कि आई विल बी लाइक मैरी क्वेंट.
And I will be a natural. They will see from the start. I will have the most amazing shop this city's ever seen. Marie Quant is the name of a fashion designer. ठीक है ना, who designs clothes. तो सोफी उसको अपना आइडियल मानते हुए कहती है कि फिर ठीक है, मैं उसकी तरह बन जाऊंगी और उसी की तरह कपड़े डिजाइन करूंगी, नेचुरल रहेगा, बुटीक वालों के लिए साथ एक फैशन डिजाइनर बन के सामने आना, तो शुरुआत से ही बिल्कुल ये नेचुरल लगेगा, इसमें कुछ डिफर भी नहीं आएगा, डिफरेंस भी नहीं बनेगा। और उसके बाद है ना, देखना तुम आगे चल के इस शहर के अंदर सबसे जबरदस्त जो दुकान होगी किसी की बुटीक, तो वो मेरा ही होगा। जैनसी ये जानते हुए कि दे बोथ वर ईयर मार्क्ड, कि दोनों के दोनों डेस्टाइंड है, ईयर मार्क्ड है इन फ्यूचर की वेयर दे विल गो फॉर वर्किंग, कि बिस्किट फैक्ट्री में जाके आगे इनको काम करना है, ये इनकी नियति है। बिकेम मेलंकली एंड शी बिकेम सैड, और वो थोड़ा दुखी हुई। वो चाहती थी कि सोफी वुडंट से दीज थिंग, वो चाहती थी कि सोफी को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, एंड शी वुड बी सेंसिबल, और उसे थोड़ा सा समझदार हो जाना चाहिए। When they reached Sophie's street, और जब वो सोफी की उस गली तक पहुंचे तो जैंसी ने कहा कि it is only a few minutes away now, कि अब केवल कुछ ही महीने बाकी हैं सोफी, so you really should be sensible, इसीलिए अब आपको थोड़ा सा सेंसिबल समझदार हो जाना चाहिए, and pay well for our shop work, you know that your dad would not allow, ठीक है, और वो आपको दुकान के काम करने के लिए इतना अच्छा पेमेंट भी नहीं देंगे, और तुम जानती भी हो कि तुम्हारे डैड इस काम के लिए तुमको कभी भी अलाउ भी नहीं करने वाले। ओके देन, और एन एक्ट्रेस, तो वो एक नए एक के बाद एक सोल्यूशन निकालती जाती है कि ठीक है चलो, वो फैशन डिजाइनर वाली बात नहीं रही तो कोई बात नहीं, मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊंगी। उसमें तो रियल मनी है, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत पैसा होता है, तो उसको कहती है उसके अंदर तो बहुत पैसा है। यस, और आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड, और बीइंग एन एक्ट्रेस, मैं ये तो मेरा फुल डे वर्किंग हो जाएगा, और दूसरी तरफ मैं साइड में एक साइड बिजनेस भी रन करूंगी, और वो मेरा बुटीक का होगा, क्योंकि उसका मानना है कि एक्ट्रेसेस जो है वो फुल टाइम काम नहीं करती हैं। डू दे करती हैं क्या? खैर, that or a fashion designer, you know something a bit sophisticated, अब इसी तरह का कोई ना कोई मैं काम करूंगी जो सोफेस्टिकेटेड लेवल का हो, यानी कि बड़ा हायर सोसाइटी को बिलोंग करता हुआ ऊंचे लेवल का, जो प्रगतिशील लगे, जैसा कि मीनिंग में आपको बता रखा है? तो मैं इस तरह का कुछ करने वाली हूँ, चाहे तो फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी, चाहे एक्ट्रेस बन जाऊंगी, या कुछ और ऐसा ही कुछ करूंगी, लेकिन करूंगी बस सबसे अच्छे ऊपर वाले लेवल का काम। एंड शी टर्न इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट, और उसके बाद वह उस ओपन स्ट्रीट में टर्न कर जाती है, उस दरवाजे में जो वहां खुला हुआ है, जैंसी को वहीं बारिश में छोड़कर। इफ एवर आई कम इनटू मनी आई विल बाय अ बुटीक, और वो कहती है कि अगर कभी इन फ्यूचर मेरे पास पैसा आया तो सबसे पहले मैं बुटीक खरीदूंगी। कौन कहता है? सोफी। सोफी कहती है कि अगर भविष्य में कभी मेरे ऐसी हालत हुए कि मैं पैसा पा सकी और मेरे पास पैसा आया, तो मनी जब आई मेरे पास, तो मैं डेफिनेटली एक बुटीक खरीदूंगी, और ये उसकी इच्छा है जो वो इस तरह से पूरा करना चाहती है। अब वहां पर अपनी फ्रेंड को तो वो अकेला छोड़ दिया उसने, अकेला छोड़ के फिर वो अपने घर के अंदर चली गई। उसको इतनी भी परवाह नहीं थी अपनी फ्रेंड की कि मैं उसको कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर दूं या कुछ बोलूं, नहीं, वो तो चल दी। उफ, if you ever come into money you will buy us a blessed decent house to live in, thank you very much। अगर तुम्हारे पास कभी अच्छा पैसा हो, अगर तुम अच्छा से पैसा कमा सको, तो हमारे लिए एक ढंग का डिसेंट सा, अच्छा सा, शालीन सा, एक बड़ा सा बढ़िया सा घर ना खरीद देना रहने के लिए। उस समय सोफी के फादर जो थे वो स्कूपिंग शेपर्ड्स पाई, मीट प्लस पोटैटो मिक्स, ठीक उस तरह से कुछ बना हुआ खाने का, तो उसको वह उस कलछी से उठाकर अपने मुंह में डालने की कोशिश कर रहे थे। एज हार्ड एज ही कुड गो, जितना मुश्किल से गर्म था उसको डालने की कोशिश कर रहे थे। उनके मोटे से चेहरे पर अभी भी ग्रीमी एंड स्वेट मार्क्ड फ्रॉम द डे, अभी भी पसीना वगैरह था, जो कि इस बात की मार्किंग कर रहा था, यानी कि इस बारे में बता रहा था कि वे पूरे दिन भर में कितना काम करके आए हैं, हार्ड वर्क करके आए हैं। शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, डोंट शी डैड, said little Derek hanging on the back of his father's chair, their mother's side। माँ ने गहरी सांस ली। जब
डेरेक ने अपने पिता से कहा कि डैड, सोफी सोचती है कि पैसे तो पेड़ पर उगते हैं, और ये बात उसने अपने फादर की चेयर्स पर पीछे की तरफ झूलते हुए कहा। Sophie watched her back stooped over the sink and wondered at the incongruity of the delicate bow which fastened her apron strings, the delicate seeming. सोफी ने ये सब कुछ देखा। ठीक, सोफी ने क्या देखा कि अपनी माँ को देखा कि उनकी जो पीठ थी वो सिंक के ऊपर झुकी हुई थी, और हैरानी हुई उसे इनकॉग्रेटी यानी कि इन अनमैच्ड चीजों की, डेलिकेट यानी इतनी अच्छी सी दिखने वाली वो बो जो कि बांधी गई थी उनके एप्रन की उन स्ट्रिंग्स की, यानी डोर, एप्रन की स्ट्रिंग्स यानी कि जो डोर थी वो जो बांधी गई थी, इतने शानदार अच्छे तरीके से बांधी गई थी, और वो जिस तरह से नीचे ही झुककर अपने बर्तन धो रही थी, तो उसकी जो अनमैच्ड चीज है, यानी ये बड़ी सोफिस्टिकेट लगती है कि इस तरह से आप बढ़िया तरह से खड़े होकर काम करें, लेकिन वो जिस तरह से झुककर काम कर रही थी उससे उस बो का इस तरह से बांधे जाना ये कंप्लीटली अनमैच लग रहा था उसको। किसको? सोफी को। द डेलिकेट सीमिंग बो एंड क्रूक्ड बैक, और झुकी हुई पीठ। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक्ड, शाम अंधेरे में तब्दील हो चुकी थी। खिड़की से बाहर देखा तो छोटे से रूम के अंदर धुआं भरा हुआ था उस स्टोव से, एंड क्लटर्ड विद द हैवी, और पूरा का पूरा जो कमरा था बड़ी हैवी ब्रीदिंग मैन इन हिज वेस्ट, और वह आदमी बनियान पहने हुए और भारी भरकम आवाजें निकल रही थी, और अव्यवस्थित सा कमरा पड़ा हुआ था टेबल के पास। वह वहां पर जोर जोर से हैवी ब्रीदिंग सांस ले रहा था, और गंदे बर्तन जो थे वह कॉर्नर में ढेर लगे हुए थे। सोफी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हिज थ्रोट, और सोफी को ऐसा लगा जैसे कि उसका गला घुट रहा है, दम घुट रहा है। उसे टाइटनेस महसूस हुई अपने गले के अंदर, और उस टाइटनेस की वजह से ही क्या हुआ, शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जॉफ, वह अपने भाई जॉफ से मिलने के लिए चली गई जो कि दूसरे कमरे में था। अब एक्चुअली सोफी ने ये सारी चीजें अनमैच देखी, मिसमैच देखी, तो इसीलिए थोड़ा सा उसे अजीब सा लगा, और प्लस कमरे के अंदर जो चारों तरफ माहौल था उस माहौल के साथ वो अपने आप को मैच नहीं कर सकी, एडजस्ट नहीं कर सकी, इसीलिए उसे लगा जैसे कि गले के अंदर टाइटनिंग हो रही है, यानी कि कुछ टाइट सा हो रहा है, जैसे लग रहा है कि शायद कुछ ना दम घुट रहा है, और इसीलिए उसने क्या करा, दूसरे कमरे में चली गई अपने भाई के पास उसको देखने के लिए। He was kneeling on the floor, वह झुका हुआ था फर्श के ऊपर अगले कमरे में, टिंकरिंग विद अ पार्ट ऑफ मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के एक पार्ट के साथ टिंकरिंग, उसकी रिपेयरिंग कर रहा था। न्यूज़पेपर के ऊपर उसको उसने कारपेट के ऊपर एक न्यूज़पेपर बिछा रखा था, और उस न्यूज़पेपर पे उसने उस मोटरसाइकिल के पार्ट को रख रखा था। 3 साल पास आउट हो चुके हैं उसे स्कूल से। एन अप्रेंटिस मैकेनिक, एक ट्रेनी मैकेनिक है वो, यानी अभी अंडर ट्रेनिंग चल रहा है। ट्रैवलिंग करता है अपने काम के सिलसिले में, रोज शहर के बाहर बहुत दूर दूर तक जाता है। ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ, अब वह लगभग पूरी तरह से बड़ा विकसित हो चुका है, एडल्ट हो चुका है। एंड नाउ शी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ, लेकिन ये लड़की सोफी जो है वह उसकी एरिया के उसकी लाइफ के इन एरियाज पर शक करती है, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा संदेह है। अबाउट विच शी न्यू नथिंग, क्योंकि इन चीजों के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानती कि वो काम के सिलसिले में कहाँ कहाँ जाता है, इसीलिए उसको इन चीजों पर थोड़ा सा डाउट है। अबाउट विच ही नेवर स्पोक, क्यों? क्योंकि इसके बारे में उसने कभी नहीं बताया। ही सेड लिटिल एट ऑल, बहुत कम बोला करता है कुल मिलाकर, वॉलंटरली, अपनी स्वयं की इच्छा से भी। वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड, और मुंह से शब्दों को निकालना बिल्कुल जैसे जमीन पर से पत्थर उठाने के समान, यानी जैसे जबरदस्ती किसी से कुछ बुलवाने के बराबर होता है। एंड शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, और वह उसके इसी साइलेंस से बहुत जलती थी। वह कौन? सोफी जो थी, वह अपने भाई की इस चुप्पी से बहुत जला करती थी। वो सोचती थी पता नहीं क्यों चुप क्यों रहता है। When he was not speaking, it was as though he was away somewhere, और जब वो बात नहीं कर रहा होता था तब ऐसा लग रहा था कि वह कहीं ना कहीं दूसरे ख्यालों में खोया हुआ है। Out there in the world, in those places, और ऐसा लगता था कि वह इन द वर्ल्ड, संसार के उन स्थानों पर है, शी हैड नेवर बीन, जिस जगह पर वो कभी नहीं गई। वेदर दे वर ओनली द आउटलाइन, चाहे वह इस शहर के आउटस्किट्स एरिया हो, यानी कि जहां शहर खत्म हो रहा हो, जस्ट उधर का एरिया, और प्लेसेस, या कोई ऐसी जगह हो जो कि सराउंडिंग कंट्री, यानी कि जो शहर के आसपास बनी हुई हो, कौन जानता था। दे अटेंड अ स्पेशल फैसिनेशन, इन सभी जगहों ने, इन सभी चीजों ने उसके अंदर एक अजीब तरह का स्पेशल, एक खास फैसिनेशन, एक अट्रैक्शन क्रिएट कर दिया था।
सिंपली बिकॉज, सिंपल सा रीजन उसके पीछे क्या था, क्योंकि ये सारी चीजें उसके लिए अननोन है और ये रिमेन आउट ऑफ हर रीच, और ये सब चीजें उसकी पहुंच से बाहर भी हैं। अब अक्सर कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज जो हमारी पहुंच के बाहर है और जिस चीज के बारे में हम जानते नहीं है, तो उनके प्रति हमारी है ना अट्रैक्शन और हमारा एक क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और हम लोग उसके बारे में अक्सर सोचना शुरू कर देते हैं। तो वही हाल इसके साथ भी हो रहा था। Perhaps there were also people, exotic, interesting people of whom he never spoke. अब अभी भी ये वही सोच रही है उन्हीं जगहों के बारे में जहां ये नहीं गई। हो सकता है इसका भाई जाता है और जाया करता था और जाता है रेगुलरली, ये इसको नहीं पता, सिर्फ अंदाजा है इसका। और अंदाजे में क्या सोच रही है कि शायद ये जिस जगह पर भी जाता है मेरा भाई, वो सारी की सारी जगह वहाँ के लोग एग्जॉटिक होंगे, यानी कि बहुत ही आकर्षक तरह के, मोहक होंगे। इंटरेस्टिंग पीपल ऑफ whom he never spoke, जिनके बारे में उसने कभी बताया नहीं, कभी बोला नहीं। इट वॉज पॉसिबल कि दो ही वॉज क्वाइट एंड डिडंट मेक न्यू फ्रेंड्स इजीली, और ये सब संभव इसलिए क्योंकि वह आसानी से नए दोस्त बनाता नहीं था वो, इसलिए उसको ये पॉसिबल लगता है। उसकी इच्छा थी उनको जानने की, उन जगहों को जानने की जहां पर वो जाता है। चाहती थी कि शी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शंस एंड दैट समडे ही माइट टेक हर विद हिम। वो चाहती थी कि उसका भाई उसको इतना ज्यादा प्यार करने लगे, है ना, इतना ज्यादा उसके प्रति अपना लगाव दिखाने लग जाए कि वो उसे अपनी एक इस तरह से कंसीडर कर ले कि किसी दिन वो उसको अपने साथ बैठाकर मोटरसाइकिल पे वहां ले जाए, उन जगहों पर जहां पर वो आज तक गई नहीं है। और वैसे तो यद्यपि देयर फादर फॉरबेड इट, पापा मना करते थे इसके बारे में, स्टॉप, प्रिवेंट करते थे, रोकते थे। और जॉफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन, और जॉफ ने भी, यानी कि ये जो दूसरा बड़ा वाला भाई है जिसको मिलने में दूसरे कमरे में आई थी, जो कि मोटरसाइकिल रिपेयर कर रहा था, उसका नाम है जॉफ। जॉफ जो है उसने कभी अपनी ओपिनियन भी एक्सप्रेस नहीं करी कि वो इसको बिल्कुल अपना इस नजदीक तक मानता है, इतने नजदीक तक का मानता है कि वो एक दिन इसको अपने साथ ले जाएगा। अभी ऐसा कुछ भी उसने नहीं बताया है। एंड शी न्यू ही थॉट हर टू यंग, और वह जानती थी कि उसका भाई उसे अभी भी बहुत छोटा मानता है। एंड शी वॉज इम्पेशेंट, लेकिन उसमें पेशेंस नहीं था, वो चाहती थी कि सब कुछ इंस्टेंट अभी के अभी हो जाए। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ अ वास्ट वर्ल्ड आउट देयर वेटिंग फॉर हर, और वह बहुत ज्यादा कॉन्शियस थी इस बारे में जानने के लिए कि ये जो संसार है, विशाल जो संसार है, वेटिंग फॉर हर, उसका इंतजार कर रहा है। एंड शी न्यू इंस्टिंक्टिवली दैट शी वुड फील एज एट होम देयर, और वह अंदर से ये बात महसूस कर रही थी कि वह वहां पर भी अपने घर जैसा ही महसूस करेगी, एज इन द सिटी, शहर में, विच हैड ऑलवेज बीन हर होम, जो कि हमेशा से उसके घर रहे थे। इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल, और बिल्कुल एक्सपेक्टेंटली, जैसी उसकी आशा है इस हिसाब से वो सभी जगह, वो सारी चीजें उसका बड़े पेशेंस के साथ उसके अराइवल का इंतजार कर रही हैं, उम्मीद से। एंड शी सॉ हरसेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जॉब, और वह अपने आप को देखती है कि वह अपने भाई की गाड़ी पे पीछे बैठी हुई है। वोर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर्स, और उसने ब्लैक कलर की लेदर की, किसने, भाई ने पहन रखी है लेदर की, ब्लैक कलर की चमचमाती हुई ड्रेस। एंड शी अ येलो ड्रेस, और उसने पहन रखी है एक येलो कलर की ड्रेस है ना, विद अ काइंड ऑफ केप दैट फ्लू आउट बिहाइंड, और उसके अंदर काइंड ऑफ केप दैट फ्लू आउट बिहाइंड, जो मोटरसाइकिल पे बैठकर चलते समय पीछे की तरफ उड़ता रहता है। देयर वॉज द साउंड ऑफ अप्लाउज एज द वर्ल्ड रोज टू ग्रीट हिम, और उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि जब वो वहां जा रही है बैठकर गाड़ी के पीछे, मोटरसाइकिल के पीछे, तो यह जो संसार है, ये सारे के सारे लोग जो है वो खड़े हुए हैं उसको ग्रीटिंग करने के लिए, यानी कि उसका अभिवादन करने के लिए, उसका वेलकम करने के लिए सबके सब तैयार हैं और अपलाउडिंग कर रहे हैं, जोर जोर से तालियां बजाकर उसका वेलकम कर रहे हैं कि हेयर शी कम्स, हेयर शी कम्स। नेक्स्ट, ही सेट फ्राउनिंग एट द ऑयली कंपोनेंट, वह गुस्से में उस तेल से सने हुए उस पुर्जे की तरफ देखता है। एंड क्रेडल्ड इन हिज हैंड्स, और अपने हाथों में इस तरह से झुलाता है। दो इट वर अ स्मॉल डम एनिमल, ऐसा लगता है जैसे कि कोई गूंगा जानवर हो जिसको ये जबरदस्ती बुलवाने की इच्छा रख रहा है। अब सोफी ने अपने भाई से मिलकर
सोफी मिलने गई थी उससे कमरे में, वहां उसने देखा अपने भाई को, और ये जो अभी हमने पीछे की 2 पैराग्राफ पढ़े, ये सारी की सारी उसकी इमेजिनेशन है सोफी की, जो उसके भाई के बारे में थी, जो उसने यहाँ पर एक्सप्रेस करी। अब सोफी का अपने भाई के साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। वहां जाके उससे कहती है कि मैं डैनी कैजी से मिली थी। डैनी कैजी वॉज ए स्कॉटिश फेमस फुटबॉलर इन दोस टाइम। ही लुक्ड अराउंड अब्रप्टली, उसने अचानक से पलट कर देखा। वेयर, कहां? सरप्राइज। इन द आर्केड, फनीली इनफ, उसने बताया इन द आर्केड, कि मैं उससे आर्केड में मिली थी। फनीली इनफ, इट्स नेवर ट्रू, ये कभी सच नहीं हो सकता। आई डिड टू, यू टोल्ड डैड। आर्केड जो दुकानों के बाहर का, वो जो दुकान के बाहर के जस्ट हिस्सा होता है आर्केड, जो कि दुकान वाले थोड़ा आगे तक बढ़ाकर उसको कवर करके रखते हैं। वैसे तो हम लोग देखते हैं कि वो चीज़ जो कि बाहर डिस्प्ले आइटम्स रख दिए जाते हैं दुकानों की तरफ से, ठीक। कई बार जैसे आप लोग देखते हैं कि किसी आपने अच्छी सी एक शॉप है जिसमें बाहर ग्लास में ना ढेर सारे कपड़े या जो भी कोई चीज़ है वो डिस्प्ले करके रखी गई है लोगों को दिखाने के लिए, तो उसके जस्ट बाहर का हिस्सा जहां पर आप खड़े हैं और उस दुकान के उस डिस्प्ले आइटम्स को और उन सारी चीज़ों को देख रहे हैं ध्यान से, दैट प्लेस, वो जो कवरिंग प्लेस है जो आगे ऊपर से ढका हुआ है, दैट इज कॉल्ड आर्केड, ठीक। तो वो आर्केड है, उस आर्केड के वहां मैं खड़ी थी और वहां मेरी मुलाकात किससे हुई? डैनी कैजी से। वो कहता है ये कभी सच नहीं हो सकता। तो वो कहती है आई डिड टू, मैं मिली थी। तो फिर भाई ने बात बोली कि यू टोल्ड डैड। भाई ने इस बात को इसलिए बोला क्योंकि ये सबसे पहले अपने पिता को ये बात शेयर करती थी। शी शुक हर हेड, उसने मना किया। चास्टेंड एट हिज अनअवेयरनेस, उसने इस बात से ना परेशान होते हुए कि अनअवेयरनेस यानी कि पिताजी की अज्ञानता, कि उन्हें पता नहीं है कि दैट ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट, क्योंकि वो पहले इंसान होते थे जिनसे वो अपना सीक्रेट शेयर करती थी। आई डोंट बिलीव इट, उसने मना करा, मैं यकीन नहीं करता। देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लोथ्स इन रॉयजेज विंडो, मैं उस रॉयजे की शॉप पर उसकी खिड़की में, यानी कि वो जो कांच का इतना बड़ा जो बना रखा है डिस्प्ले, उसके अंदर मैं उन कपड़ों को देख रही थी। और तभी कोई मेरे पास आया, पास में आके खड़ा हुआ और मैंने पलट कर देखा तो शुड बी डैनी कैजी। अब यहाँ पर राइटर ये बताना चाह रहा है कि किस तरह से आपका किसी के प्रति एक हीरो वर्शिप वाला जो सीन है वो क्रिएट होता है, कि आप किसी को इतना ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं और कि उसके साथ उसकी एक तरह से हीरो वर्शिप, अपने आइडियल की वर्शिप करने लग जाते हैं, उसको हर जगह इमेजिन करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर भी वो यही कर रही है। वो पास में नहीं है लेकिन वो इमेजिन कर रही है कि ना, ही वॉज स्टैंडिंग जस्ट नियर बाय मी, वो बिल्कुल मेरे नज़दीक खड़ा हुआ था। अब लाइन भी देखिए क्या लिखी है, हु शुड इट बी बट डैनी कैजी, वो और कौन हो सकता है? और किसे होना चाहिए वहां पर डैनी कैजी के अलावा? और कोई हो ही नहीं सकता। मींस मतलब और कोई हो ही नहीं सकता आपको डैनी कैजी के अलावा। तो वो ही ऐसा इमेजिन कर रही है। अच्छा ठीक है, तो भाई ने भी उससे कहा कि क्वेश्चंस क्रॉस क्वेश्चन कर देना किसी की आइडेंटिटी, अगर तुमने देखा उसको फेस टू फेस तो बताओ मुझे वो कैसा दिखता है। अच्छा ठीक है, बताओ कैसा दिखता है। ओ कम ऑन, यू नो, तुम तो जानते हो कैसा दिखता है, व्हाट ही लुक्स लाइक। नहीं, क्लोज से मेरा मतलब नजदीक से आपने देखा तो बताओ ना कैसा दिखता है वो मेरे को। वेल ही हैज ग्रीन आइज, हरी हरी सी आंखें, जेंटल आइज, बड़ी भोली सी आंखें, और एंड ही इज नॉट सो टॉल एज यू वुड थिंक, और वह उतना टॉल, लंबा भी नहीं जितना तुम सोचते थे। शी वंडर्ड इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट, लेकिन पहले फिर उसने सोचा कि यार मैं अपने भाई को डैनी कैजी के उन दांतों के बारे में बताऊं कि नहीं बताऊं, लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं, रहने दो, अभी नहीं बोलेंगे। Their father had washed when he came in and his face and arms were shiny. पिता उस समय नहा के आ चुके थे, उनका चेहरा अच्छी तरह से चमक रहा था, पिंक कलर का, और उनके साबुन की स्मेल आ रही थी उनके शरीर से। एंड उन्होंने टेलीविजन ऑन किया, टोस्ड एक शूज जो था वह डायरेक्ट का, उसको उठा के फेंका, जो कि डायरेक्ट का शूज था, उस चेयर से उठा के सोफे पे फेंका और सेट डाउन, धम से चिल्लाते हुए उस पर बैठ गए। डैनी कैजी, सोफी मैट डैनी कैजी, जॉफ ने आके बता दी ये बात अपने पिता को, यानी कि वो सीक्रेट यहां उसने शेयर कर दिया। सोफी रिगल्ड वेयर ही वॉज सिटिंग, शी वॉज सिटिंग एट द टेबल। सोफी सिमट कर बिल्कुल रह गई वही टेबल के नजदीक जहां वो बैठी हुई थी। हर फादर टर्न हिज फेस ऑन हिज थिक नेक, पिता ने अपनी मोटी सी गर्दन पर अपना चेहरा घुमाया टू लुक एट हर, उसकी तरफ देखने के लिए। हिज एक्सप्रेशन वॉज वन ऑफ डिसडेन, और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल डिसडेन वाले थे, निराशाजनक।
सच है? जॉफ कहता है इट इज ट्रू, ये कह रही है सच है। आई वंस न्यू अ मैन हु हैड नोन टॉम फिने, मैं जानता हूं, आई वंस एक बार मैं एक आदमी को जानता था, हु हैड नोन टॉम फिने, जो कि टॉम फिने को जानता है। उसके फादर ने बड़े रेवरेंट मैनर में, ऑनरेबल तरीके से बात बोली टेलीविजन के सामने देखते हुए, बट दैट वाज एट लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन ये बहुत लंबी, बहुत पुराने समय की बात है। हाँ, जॉफ ने कहा कि आपने हमको बताया है। कैजी माइट बी दैट गुड सम डे, हो सकता है कैजी भी कभी आने वाले दिनों में इतना अच्छा बन जाए जितना कि वो टॉम फिने था। बेटर देन दैट इवन ही इज द बेस्ट। अब सोफी कहती है कि बेटर देन दैट इवन, उनसे भी बेहतर है और वो सबसे बेस्ट है। इफ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स, if they look after him properly, a lot of distractions for the youngsters in the game these days। फादर ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि आजकल के गेम्स के अंदर, जो भी गेम्स खेलते हैं यंगस्टर्स, उनके अंदर उनके सामने डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं, यानी कि उनको भटकाने वाली बहुत सारी चीजें हैं। हो सकता है आप मॉनेटरी गेन्स के लिए एडवर्टीजमेंट वगैरह की तरफ चले जाएं, दूसरों के साथ नेम फेम के चक्कर में आप अपने खेल से भटक जाएं और दूसरी चीजों पर ध्यान देने लग जाएं, है ना, पब्लिसिटी की तरफ चले जाएं, अपने आप को सेलिब्रिटी मानकर इधर उधर अपना ध्यान भटका लें, देन आपका फिर गेम खराब हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि अगर वो घमंडी नहीं बना, है ना, ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर, अगर वो घमंडी नहीं बना और सब ने उसकी देखभाल भी सही तरह से की और मतलब उसको सही तरह से रखा, मतलब उसके ज्यादा वो घमंड में नहीं आया, तो सब कुछ सही रहेगा, तब तो वो भी ठीक तरह से माना जाएगा, जाना जाएगा और वो कह सकते हैं कि वो एक अच्छा प्लेयर रहेगा। नहीं तो आजकल गेम्स के अंदर यंगस्टर्स के सामने बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं जिसकी वजह से उनका गेम खराब हो सकता है। नेक्स्ट, ही विल बी ऑल राइट, ही इज विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री, वह सबसे बेहतरीन टीम के साथ खेल रहा है, वो बिल्कुल सही रहेगा। ही इज वेरी यंग, और अभी तक तो वो बहुत यंग है, छोटा भी है। तो उन्होंने कहा कि ही इज ओल्डर देन आई एम, लड़की ने बताया कि नहीं वो मेरे से तो बड़ा है। अब लड़की का लगाव उसके साथ था, इसीलिए उसने कंपैरिजन करते हुए बता दिया कि नहीं मेरे से तो बड़ा है। टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम, लेकिन पहली टीम के साथ खेलने के लायक तो बहुत छोटा है। यू कांट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ द एबिलिटी, आप इस तरह की चीजों के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं रख सकते कि आप ये इस तरह का बेकार सा आप है ना आर्ग्यूमेंट पुटअप कर रहे हो हमारे सामने कि वो पहली टीम के साथ खेलने के लिए तो बहुत छोटा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही इज गोइंग टू बाय अ शॉप, अब यहाँ पर उसने अपनी वही थॉट बुटीक वाला यहाँ इंक्लूड कर दिया उसके साथ कि वो एक दुकान खरीदने चाह रहा है। सोफी ने कहा फ्रॉम द टेबल, वहां टेबल से बैठे बैठे। फादर ग्रीमेस्ड, फादर ने मुंह बनाते हुए कहा कि वेयर डिड यू हियर दैट, तुमने ये कहां पर सुना। ही टोल्ड मी सो, उसने मुझे बताया। कहां से सुना क्या होता है, उसने मुझे बताया। ही मटर्ड समथिंग इनऑडिएबल एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड इन हिज चेयर, फादर ने कुछ इनऑडिएबल मैनर में कुछ ऐसा कहा जो उन तक सुनाई नहीं दिया और कुर्सी को घसीटा घुमाकर और चेयर घुमाई। दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज, ये तुम्हारी एक और काल्पनिक कहानी है। शी मैट हिम इन द आर्केड, जॉफ ने कहा कि इसकी मुलाकात उससे आर्केड में हुई। एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन, और उसने सब कुछ बताया कि इसकी मुलाकात कैसे हुई थी, सब कुछ कह के बता दिया। वन ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टॉक योरसेल्फ इनटू अ लोड ऑफ ट्रबल, फादर सेड एग्रेसिवली, फादर ने बड़े गुस्से में कहा उसको धमकाते हुए कि आज की तारीख में तुम कुछ इस तरह की स्टोरीज बना रही हो कि कहीं ना कहीं तुम अपने आप को समस्याओं में डाल लोगी। जॉफ नोज इट इज ट्रू, डोंट यू जॉफ, जॉफ जानता है। अब सोफी अपने भाई के ऊपर प्रेशर डालते हुए कह रही है एक तरह से कि नहीं जॉफ जानता है कि ये बात सच है। क्यों जॉफ, सही है ना बात। ही डोंट बिलीव यू दो ही वुड लाइक टू डू, वो नहीं यकीन करेगा भले ही वो यकीन करना चाहे तो भी। द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल, टेबल का जो लैम्प जल रहा था उसकी तरफ से जो ग्लो आ रही थी, पीली सी जो रोशनी आ रही थी, वह बेडरूम की दीवार पर एक परछाई सी बना रही थी। एंड अक्रॉस द लार्ज पोस्टर ऑफ यूनाइटेड फर्स्ट टीम, और वहां पर एक बड़ा सा पोस्टर था यूनाइटेड फर्स्ट टीम के स्क्वाड का, पूरे टीम मेंबर्स का, और रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स, और नीचे रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स, नीचे रंग बिरंगे फोटोग्राफ्स की एक पूरी पंक्ति थी। बेनेथ 3 of them of the young Irish prodigy, और उसके नीचे 3 यंग आयरिश प्रोडिगी यानी कि आयरलैंड के 3 जीनियस खिलाड़ी थे। उनमें एक था कौन,
उन तीनों में से एक था आयरिश प्रोडिगी। कौन? डैनी कैजी द फुटबॉलर। प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफी सेड। सोफी ने कहा कि वादा करो तुम किसी से नहीं कहोगे, कहने लायक कुछ है ही नहीं, वादा करो जॉफ, अदरवाइज डैड वुड मर्डर मी, नहीं तो डैड मेरा क्या कर देंगे? मर्डर कर देंगे। हाँ, अगर उन्हें लगता है कि ये सब सच था तो, नहीं तो नहीं करेंगे। अरे प्लीज जॉफ मत बताना किसी को। सोफी, हे भगवान सोफी, यू आर स्टिल एट स्कूल, तुम अभी भी स्कूल में हो। एंड केजी मस्ट हैव स्ट्रिंग ऑफ गर्ल्स, नो ही डजंट, हाउ कुड यू नो दैट, ही जियर्ड, मुंह बनाते हुए बोला, मजाक बनाते हुए। ही टोल्ड मी दैट्स हाउ, उसने मुझे बताया, मैं जानती हूँ। हाँ, इफ एनीवन कुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट, हाँ कोई भी आएगा और तुम्हें, डैनी कैसी जैसा इंसान आएगा और तुम्हें एक लड़की को है ना सब कुछ बता के चला जाएगा। हाँ उसने मुझे बताया, ही इजंट लाइक दैट, वो इस तरह का इंसान नहीं है, ही इज क्वाइट, नो एज क्वाइट एज ऑल दैट, वैसा उतना शांत नहीं जितना कि तुम मानती हो, अपेरेंटली, बिल्कुल क्लियरली। इट वॉज नथिंग लाइक दैट जॉफ, इस तरह का कुछ भी नहीं है। इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट, वो मैं थी जिसने पहले उससे बातचीत शुरू करी थी। When I saw who it was, जब मैंने देखा कि ये कौन, I said excuse me, जब मैंने देखा कि ये कौन था, तो अब लड़की बता रही है कि मैंने बातचीत कैसे शुरू करी। Excuse me, but aren't you Danny Casey? क्या आप डैनी कैसी नहीं है? And he looked, और उसने पलट कर देखा बड़े सरप्राइज मैनर में, and he said yes that's right, हाँ बिल्कुल, and he knew and I knew it must be him, और मैं जानती थी कि वही है, क्योंकि ही हैड द एक्सेंट, क्योंकि उसके बोलने का तरीका वैसा था जैसा तुम जानते हो, और जब वह टीवी पर इंटरव्यू दे रहा था, और इसीलिए मैंने उससे पूछा एक ऑटोग्राफ देने के लिए कि प्लीज गिव मी एन ऑटोग्राफ, ठीक है ना, फॉर माय ब्रदर लिटिल डेरेक, मेरे छोटे भाई डेरेक के लिए। लेकिन दोनों में से हमारे पास किसी के पास भी ना तो पेपर था और ना ही पेन था। सो देन वी जस्ट टॉक्ड, इसीलिए हमने थोड़ी देर बस बातें करी, कपड़ों के बारे में बातें करी जो कि रॉयजेस की विंडोज में बाहर लगे हुए थे डिस्प्ले आइटम में। ही सीम्ड लोनली, वह काफी अकेला सा महसूस करता था। आखिरकार एक लंबा रास्ता उसने तय किया है वेस्ट ऑफ आइलैंड से लेकर यहां तक का। और देन जस्ट एज ही वॉज गोइंग, जैसा कि वो जा रहा था, ही सेड, उसने कहा कि इफ आई वुड केयर टू मीट हिम, कि अगर मैं उससे अगले सप्ताह मिल सकूं, देन ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ, तो अगले सप्ताह वो मुझे एक ऑटोग्राफ देगा। तो मैंने कहा डेफिनेटली ऑफ कोर्स आई वुड, मैं मिलूंगी। एज इफ ही वुड एवर शो अप, हाँ जैसे वो तुमसे मिल लेगा। यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू, तुम्हें मुझ पर यकीन करना चाहिए, डोंट यू, तो क्या तुम मुझ पर यकीन नहीं करते हो? नेक्स्ट, ही ड्रैग्ड हिज जैकेट, उसने अपनी जैकेट उठाई, उसने अपनी जैकेट उठाई वहां से, विच वॉज शाइनी, जो चमचमाती हुई, शेपलेस, यानी कि बिल्कुल उसका रिंकल्स वगैरह पड़े हुए होंगे, शेपलेस यानी कि आकारहीन। फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर, चेयर की पीछे की तरफ उसकी जो पड़ी हुई थी जैकेट वो उसने उठाई, पहनी, और शी विश्ड ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस, वो चाहती थी कि वह उसकी अपीयरेंस पर, जैसा आप बाहर से दिखते हैं इस तरह से, उस पर वो ज्यादा ध्यान दे। विश्ड, चाहती थी कि ही केयर्ड मोर अबाउट क्लोथ, वो चाहती थी कि वह कपड़ों पर ज्यादा ध्यान दे। ही वॉज टॉल विद अ स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, हैंडसम, शी थॉट, वह एक टॉल, हाइट में लंबा, डार्क फेस, हैंडसम, अच्छे दिखने वाला, जैसा कि उसने सोचा। इट इज द अनलाइकलिएस्ट थिंग आई एवर हर्ड, ही सेड, और ये सारा डिस्क्रिप्शन जब उसने दिया ना अपने भाई को, जॉफ को, तो जॉफ ने कहा कि ये तो अनलाइकलिएस्ट थिंग हो गई, यानी कि अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल, कंप्लीटली, दिस इज रियली इनक्रेडिबल, आई एवर सीन और आई एवर हर्ड, कि आज तक शायद मैंने इस तरह की इनक्रेडिबल चीज तो अभी तक ना तो मैंने देखी और ना सुनी है। ये उसकी तरफ से आंसर आया। ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज, हर शनिवार को ये लोग अपना वीकली यानी कि साप्ताहिक एक तीर्थ करने जाते थे। और साप्ताहिक तीर्थ क्या था? अपनी यूनाइटेड टीम का मैच देखने जाते थे, जिसमें कि डैनी कैसी खेलता था। सोफी और उसके पिता जो थे वो अपने छोटे भाई डेरेक के साथ गोल के नजदीक जाके बैठ गए। जॉफ अपने सभी साथियों के पास ऊपर जाकर बैठ गया। यूनाइटेड की टीम 2-0 से जीती और डैनी कैसी ने गोल किया। कौन सा? सेकेंड हाफ के अंदर सेकेंड गोल किया। अब डैनी कैसी का जो गेम है वो अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस, यानी कि अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस, बिल्कुल मासूमियत, और आयरिश जीनियस, प्रोडिगी, श्रेष्ठ खिलाड़ी, इस तरह का मिक्स था उसकी ना खेल में।
गोइंग राउंड टू द टू बिग डिफेंडर्स, दो बड़े से डिफेंडर्स थे जो कि ना बॉल को रोकने के लिए वहां पर थे, उनको छकाते हुए वो आगे निकला ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी, और बिल्कुल कॉर्नर पे पहुंचा पेनल्टी एरिया के, जहां से उसके फादर जोर से चीखे कि पास दो, और बीटिंग द हेजिटेंट गोलकीपर, और हिचकिचाते हुए उस गोलकीपर को बीट करते हुए आगे बढ़ा और लगभग 1 दर्जन कदमों की दूरी से उसने गोल दाग दिया। सोफी ग्लोड विद प्राइड, सोफी गर्व से चमक उठी। आफ्टरवर्ड्स जॉफ वॉज एक्सटेटिक, और उसके बाद जॉफ भी वॉज प्लीजेंट, हैप्पी, जॉफ भी बहुत खुश था, हैप्पी था। आई विश ही वॉज एन इंग्लिशमैन, समवन सेड ऑन द बस, बस में किसी ने कहा कि काश वो एक अंग्रेज होता, इंग्लिशमैन होता। आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप, लिटिल डेरिक टोल्ड हिज मदर, लिटिल डेरिक ने घर पर आकर, जब सोफी उसको घर लेकर आ गई गेम के बाद, तो उसने अपनी माँ से कहा कि आयरलैंड की टीम वर्ल्ड कप जीतेगी। फादर ने इस सेलिब्रेशन को, फादर ने अपने उस यूनाइटेड टीम ने जो मैच जीता है ना, डैनी केसी ने गोल मारकर, उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए वो कहां चले गए थे? पब में चले गए थे। व्हाट्स दिस यू हैव बीन टेलिंग, जैंसी सेड नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह जैंसी ने उसको बोला, वही फ्रेंड जिसका कि हमारे पहले पैराग्राफ में जिक्र हुआ था, कि ये सब क्या बोल रही हो तुम, किस बारे में? योर जॉफ टोल्ड आर फ्रैंक यू मेट डैनी केसी, तुम्हारे भाई जॉफ ने हमारे फ्रैंक को बताया कि तुम डैनी केसी से मिली थी। जॉफ ने फ्रैंक को बताया। दिस वॉज नॉट एन इंक्विजिशंस, ये कोई किसी तरह की चेकिंग तो नहीं चल रही है ना, परीक्षण तो नहीं चल रहा है। जस्ट जैंसी बीइंग नोजी, अब जैसा कि जैंसी क्या बहुत नोजी है, यानी बहुत ज्यादा क्यूरियस है, हर बात के बारे में जानने की इच्छा रखती है। बट सोफी वॉज स्टल्टेड, लेकिन सोफी चौंक गई थी। ओह दैट, अच्छा वो। जैंसी फ्राउन, जैंसी नाराज हुई, उसने अपनी भौहें चढ़ाते हुए नाराजगी दिखाई। सेंसिंग, ये समझते हुए कि शी वॉज कवरिंग, कि ये शायद कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। हाँ वही, दैट, वेल यस आई डिड, हाँ मैं मिली थी। यू नेवर डिड, तुम बिल्कुल कभी नहीं मिली। जैंसी एक्सक्लेम, जैंसी ने ये बात बोली। सोफी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड, अब सोफी चुपचाप है ना जमीन की तरफ घूरने लगी, कहने लगी लानत है जॉफ की इस बात पर, डैम बुरा हो कि दैट दिस वाज जॉफ थिंग नॉट अ जैंसी थिंग। उसे पता नहीं था तो उसने बोला कि बुरा हो जॉफ का, जो उसने ये बात जाके ना उसको बता दी, क्योंकि ये उसके और जॉफ के बीच की बात थी, जैंसी को बताने लायक बात नहीं थी। इट वॉज मेंट टू बी इन समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम, ये उन दोनों भाई बहनों के बीच का कुछ स्पेशल सीक्रेट था जो उनके बीच ही रहना चाहिए था, समथिंग सीक्रेट। इट वॉज नॉट अ जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल, और ये जेंसी की जानने लायक बात नहीं थी, है ना। टेल गॉकी, यानी कि वो फूहड़ लड़की जेंसी जिसको कि इस बारे में बता दिया, एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट, और जैसे ही अगर जेंसी को इस बारे में सब बिल्कुल रियलिटी पता चल जाएगी, वास्तव में क्या हुआ था, तो पूरा आस पड़ोस है ना इसके बारे में तुरंत जान जाएगा, क्योंकि जेंसी के पेट में बात पसती नहीं, वो सबको बता देती है। बुरा उस जॉफ का वॉज नथिंग सैक्रेड, कुछ भी उसने हमारे बीच सैक्रेड नहीं रखा, यानी कि सुरक्षित पवित्र। सीक्रेट था, मीन टू बी, मेरा मतलब यही है कि ये एक तरह का हमारे बीच में सीक्रेट था। आई विल कीप अ सीक्रेट, मैं भी सीक्रेट रख सकती हूँ। सोफी यू तुम जानती हो? अरे आई वॉज नॉट गोइंग टू टेल एनीवन, मैं किसी को बताने नहीं जा रही थी। देयर विल बी आर राइट ओल्ड रो इफ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट, और तुम तो जानती हो कि हमारे घर में वही पुराना वाला झगड़ा शुरू हो जाता है अगर पिताजी को इसके बारे में पता चल जाएगा। जैंसी ब्लिंक, जैंसी ने पलके झपका के बोला, हाँ रो झगड़ा, बट आई वुड हैव थॉट कि नहीं वुड बी शव्ड एज एनीथिंग, मैंने तो सोचा था कि वो बिल्कुल है ना औरों की तरह हमेशा, इस बार भी है ना बहुत ज्यादा खुश होंगे, जैसा कि ये बता रखा आपको, शव्ड का मीनिंग बहुत ज्यादा खुश होंगे। She realized then that Jancy didn't know about the date, लेकिन यहां पर सोफी इस बात को लेके चिंतित थी कि मेरी अब जो नेक्स्ट मीटिंग जो डेट होने जा रही है, किसके साथ? डैनी केसी के साथ, ये शायद उस बारे में बात कर रही है, लेकिन ये अभी उस बारे में जानती ही नहीं है। कौन? जैंसी। अब जाके उसको समझ में आया कि जैंसी उस डेट के बारे में नहीं जानती, जॉफ ने बिल्कुल भी नहीं बताया इस बारे में। इसका मतलब उसने गहरी सांस ली सुकून से। सो जॉफ हैडंट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल, आखिरकार जॉफ ने उसको निराश नहीं किया।
ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल, आखिरकार वो उस पर यकीन करता है, अपनी बहन पर। आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी सैक्रेड, आखिरकार कुछ चीजें तो हमारी सुरक्षित रहनी चाहिए। इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग रियली, ये तो केवल एक छोटी सी चीज थी। आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, मैंने उससे सिर्फ एक ऑटोग्राफ मांगा था, बट वी हैडंट नीदर पेन नॉर अ पेन, पेंसिल पेपर कुछ भी नहीं था हमारे पास, और इसीलिए बस इतना ही सा था। हाउ मच हैड जॉब सेट, आखिर तुमको जॉब ने कितना बताया? जेंसी ने उसको इतना सा इंट्रो दिया और उसके बाद आगे पूछ लिया कि तुम्हें क्या बताया जॉब ने? जीसस, काश में वहां होती, मेरे को भी पता चल जाता। ऑफ कोर्स माय डैड डिडंट वांट टू बी बिलीव इट, मेरे डैड भी नहीं चाहते इस सब बातों पे यकीन करना। आप जानते हैं कि व्हाट अ मिसरी ही इज, कि किस तरह से वो दुखी हो जाते हैं, मिजरेबल कंडीशन उनकी हो जाती है। बट द लास्ट थिंग आई नीड इज इन अ क्यूज ऑफ पीपल राउंड आवर हाउस आस्क हिम व्हाट इज ऑल दिस अबाउट डैनी कैजी, ही वुड मर्डर मी एंड यू नो दैट हाउ माय मम गेट्स इन व्हेन देयर इज अ रो। जेंसी सेड यू कैन ट्रस्ट मी सोफी, यू नो दैट। तो उसने बोला कि डैड भी इस बारे में यकीन नहीं करना चाहते, आप जानते हो कि वो भी इस तरह की बातें सुनते के साथ ही कितने दुखी से हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि फिर अगर कहीं ऐसा हुआ कि आस पड़ोस के लोगों को पता चल गया तो हमारे घर के बाहर एक क्यू लग जाएगी, लाइन लग जाएगी, लोगों की खड़ी हो जाएगी, ये जानने के लिए सब लोग कहने लग जाएंगे कि ये आखिर चक्कर क्या है आपकी बेटी का और ये डैनी कैसी का क्या है चक्कर है। और ऐसी कंडीशन में डैड वुड मर्डर मी, डैड मेरा मर्डर कर देंगे। और तुम तो जानती हो घर में जब इस तरह का झगड़ा होता है तो घर के हालात कैसे हो जाते हैं। तो डैनी के कैजी के वाली इस बात पर है ना, जेंसी कहती है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो सोफी, तुम ऐसा जानती हो। अंधेरा होने के बाद वह चली कैनल के किनारे किनारे, उस नहर के किनारे किनारे एक शेल्टर्ड पाथ यानी कि छायादार रास्ता जिसको पेड़ों से ढका हुआ था, लाइटेड ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ द लैम्प्स। और वहां पर रोशनी जो आ रही थी वो कहां से आ रही थी? वार्फ, उस घाट के किनारे जो जल रहे, दूसरी तरफ जो लैंप जल रहे हैं उनकी रोशनी आ रही थी इस तरफ पानी में से। एंड द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी, और शहर का जो अनसीजिंग ड्रोन यानी कि कभी ना बंद होने वाला जो शोर था वह यहाँ पर थोड़ा सा थम गया था दूरी की वजह से। एक ऐसी जगह थी जिसको कि अक्सर ना जब वह बचपन में छोटी थी तो आया करती थी, और एक वुडन बेंच वहां पर है, एक है ना सॉलिटरी एल्म ट्री के नीचे, वहां पर एक सॉलिटरी अकेला एल्म ट्री है जिसके नीचे एक वुडन लकड़ी की बेंच लगी हुई है, और अक्सर लवर्स यहाँ पर आकर मीटिंग किया करते हैं। शी सैट डाउन टू वेट, वह नीचे बैठी इंतजार करने के लिए, और यही वो समय था, परफेक्ट प्लेस उसके हिसाब से कि यही बिल्कुल सही समय और सही जगह है हमारी मीटिंग के लिए। और वो ये समझती थी और जानती थी कि डैनी कैजी भी इस तरह की मीटिंग प्लेस को अप्रूवल दे देगा, कि इस तरह की मीटिंग प्लेस को फॉर दोज हु विश्ड नॉट टू बी ऑब्जर्व्ड शी न्यू ही वुड अप्रूव। और वह जानती थी कि डैनी के अलावा कोई भी लोग जो यहाँ आते हैं वो ये सोचते हुए कि भाई यहाँ पर उनको कोई ऑब्जर्व नहीं करेगा, तो इसीलिए इस जगह को वो डैनी कैजी भी अप्रूवल दे देगा, वो भी एक्सपेक्ट करेगा कि ऐसी जगह हमको मिलना चाहिए था। फॉर सम वाइल, थोड़े समय के बाद, वेटिंग की शी इमेजिन हिज कमिंग, थोड़े समय के बाद उसने वेटिंग करने के बाद इमेजिन किया कि वो आ रहा था। थोड़ी देर बाद है ना सोचा, कैनल के किनारे किनारे देखते हुए सोचा, सीइंग हिम कम आउट ऑफ द, अब यहां से उसकी फैंटेसी फिर स्टार्ट, इमेजिनेशन चल रही है कि वो उसको देख रही है, सोच रही है कि वो वहां से निकल कर आ रहा है अंधेरे में से, ठीक है ना, वो बाहर निकल कर आ रहा है नहर के किनारे किनारे। सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शैडोज, है ना, इमेजिनिंग हर ओन कॉन्सिक्वेंट। और उसके बाद जब वो निकल कर बाहर सामने आ रहा है तो उसके बदले में जब वो सामने आ जाएगा तो उसके परिणाम स्वरूप मेरे अंदर किस तरह का एक्साइटमेंट जागेगा जब डैनी कैसी मेरे सामने खड़ा होगा, वो ये भी इमेजिन कर रही है। नॉट अंटिल सम टाइम हैड इलैप्स्ड, और जब तक थोड़ा समय अभी बीता ही नहीं था कि डिड शी बिगिन बैलेंसिंग, और अभी उसने इस थॉट को बैलेंस करना शुरू कर दिया कि आइडिया की दैट ही इज नॉट कमिंग, आ रहा है। और थोड़ी देर और जब समय बीत गया इंतजार करते करते करते, तो उसने इस आइडिया को बैलेंस करना शुरू कर दिया कि नो ही इज नॉट कमिंग। हियर आई सिट, अब वो अपने आप से कह रही है, यहाँ मैं बैठती हूँ, अपने आप को कहती हूँ, चाहते हुए कि डैनी वुड कम, कि डैनी यहाँ पर आएगा, विशिंग कि ही वुड कम एंड सेंसिंग, चाहते हुए कि वो यहाँ आएगा, और ये मानते हुए कि टाइम पासिंग, कि समय भी बीत रहा है। आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट, मैं महसूस कर सकती हूँ पैंस यानी कि कष्ट, वो दुख,
उस शक के स्टीयरिंग इनसाइड मी, जो अंदर ही अंदर मेरे अंदर हलचल पैदा कर रहे हैं। आई वॉच फिर हिम, मैं उसको देखती हूँ, किसको, डैनी को। बट स्टिल देयर इज नो साइन ऑफ हिम, अभी भी उसका कोई नामो निशान नहीं आने का। याद आता है मुझे जॉफ का वो कहना कि वो कभी नहीं आएगा। एंड हाउ नन ऑफ देम वुड बिलीव, और कैसे उनमें से किसी ने भी मेरी बात पे यकीन नहीं किया था और ना ही यकीन करेंगे कि व्हेन आई टोल्ड देम, जब मैं उनको बताया। आई वंडर, हैरानी इस बात की है कि व्हाट विल आई डू, कि अब मैं करूंगी क्या। व्हाट कैन आई टेल देम, अब मैं उनसे क्या सकती हूँ। नाउ इफ ही डजंट कम, अगर वो नहीं आता है तो, और वो नहीं आ रहा है। बट वी नो, लेकिन हम सब जानते हैं कि हाउ इट वॉज, कि ये सब कैसा है, कि डैनी और मैं, अपने आप ही रिलेट कर लिया उसने डैनी के साथ खुद को, कि डैनी और मैं, दैट्स द मेन थिंग, यही तो हमारी सबसे मुख्य बात है। हाउ कैन यू हेल्प व्हाट पीपल चूज टू बिलीव, आप लोगों को कैसे रोक सकते हैं कि वो किस चीज पर यकीन करें और किस पर नहीं, ये तो उनके हाथ में, आप तो मजबूर कर नहीं सकते किसी को। बट ऑल द सेम, लेकिन एक ही समय पर इट मेक्स मी डिस्पोंडेंट, लेकिन एक ही समय में ये सारी चीजें मुझे डिस्पोंडेंट, बिल्कुल निराश कर रही हैं। एंड दिस नोइंग, ये जानते हुए कि आई विल नेवर बी एबल टू शो देम, कि मैं कभी भी उनको ये बताने लायक नहीं बन पाऊंगी कि वो रॉन्ग थे, उनका मुझ पे शक करना गलत था। इंतजार करती रही, मेजरमेंट करते हुए कि समय बीत रहा है, चेंजेस आ रहे हैं उसकी जगह में, ठीक। मेजरिंग इन दिस वे कि द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हर, कि अब इंतजार करते करते इस बात का भी उसको मन ही मन में यकीन भी हो चला है कि अब वो नहीं आ रहा है। और इसके बाद रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग, वो इस बात को मान के चल रही है कि किसी भी चीज से रिजाइन कर देना, रेजिग्नेशन, ठीक है ना, यानी कि किसी भी चीज को एकदम से त्याग देना, छोड़ देना कि वो अब नहीं आएगा, ये एकदम से होने वाली चीज नहीं है। धीरे धीरे करके वो इसको बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रही है कि हाँ अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है, नहीं, फिर सोचना शुरू करती है कि नहीं अब नहीं आ रहा है, अब नहीं आ रहा है। तो एकदम से वो इस चीज को नहीं मान सकती है। नाउ आई हैव बिकम सैड, अब मैं क्या हो चुकी हूँ, दुखी हो चुकी हूँ। शी थॉट, उसने सोचा। एंड इट इज अ हार्ड बर्डन टू कैरी, और ये बहुत भारी बोझ है लेकर चलने के लिए। सिटिंग हियर वेटिंग, यहाँ बैठी हुई इंतजार करते हुए, नोइंग कि वह नहीं आने वाला, और आई कैन सी द फ्यूचर, और मैं आगे का भविष्य भी अब इसके साथ जोड़कर देख सकती हूँ कि आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन, कि इतने भारी बोझ के साथ मुझे रहना पड़ेगा। अब बताओ, एक जरा सी टीनेज गर्ल ने इतने सारे थॉट्स अपने दिमाग में इमेजिन कर लिए और इतना बड़ा बोझ भी अपने दिल पर लेकर बैठ गई, और इन रियलिटी नथिंग इज गोइंग टू हैपन, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, और ना ही ऐसा कुछ हुआ था जिसके साथ वो अपने आप को रिलेट करके उस कैंडिडेट को अपने पास आता हुआ महसूस करेगी। हुआ ही नहीं कुछ भी ऐसा। बट दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी, डेफिनेटली वो मुझ पर शक करेंगे, एज दे ऑलवेज डाउटेड मी, जैसा कि वो हमेशा से ही करते थे। बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड रिमेंबरिंग हाउ इट वॉज, लेकिन मैं पूरी डिग्निटी के साथ अपना सिर थाम कर, यानी कि सीधे खड़ी रहूंगी, पूरी डिग्निटी के साथ अपने आप को होल्ड करते हुए, ये याद रखते हुए कि ये सब कुछ कैसा चल रहा था। ऑलरेडी आई एनवाइजेस द स्लो वॉक होम, धीरे धीरे में धीमे धीमे कदमों से एक एनविजन करना शुरू कर देती है आगे का पहले से, कि अब आगे जब घर जाऊंगी तो धीरे धीरे कदमों से, भारी कदमों से मैं घर की तरफ आगे बढ़ूंगी। और क्या होगा, एंड जॉब डिसअपॉइंटेड फेस, और जॉब का वह निराश चेहरा मेरी आंखों के सामने आएगा। जब वो मेरे सामने आएगा और जब मैं उससे कहूंगी कि ही डिडंट कम, कि वो नहीं आया, एंड दैट डैनी, और तब वह जोर से दरवाजा बंद करते हुए घर के बाहर भाग जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि ये सब कैसा था। आई शैल टेल माई सेल्फ, ये अपने आप से कहेगी कि डैनी एंड मी, डैनी और मैं, इट इज हार्ड थिंग दिस सैडनेस, बहुत भारी भरकम बोझ है ये हमारे साथ, इस दुख का जिसको कि मुझे लेकर चलना है और पूरी जिंदगी ढोना है। वो तो यहां तक भी सोच रही है अपने बारे में। शी क्लाइम्ब द क्रम्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट, वह क्रम्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट, तो वह उस स्ट्रीट के उन क्रम्बलिंग, यानी कि वो बिल्कुल पुराने जमाने की जो बनी हुई स्टेप्स थी, सीढ़ियां थी, उन पर चलती हुई आगे बढ़ी। आउटसाइड द पब शी पास्ड, पब के बाहर से गुजरी तो उसने अपने फादर की बाइसिकल को वहां पे दीवार के सहारे खड़ा हुआ पाया, और वो खुश थी कि चलो भाई मैं घर पहुंचूंगी तो वहां पर पापा नहीं मिलेंगे और वो मेरे से कुछ सवाल जवाब नहीं करेंगे। एंड अगेन शी वॉज क्रॉसिंग
द रॉयजीज विंडो। एक्सक्यूज मी बट आरंट यू डैनी कैसी? माफ कीजिएगा, क्या आप डैनी कैसी तो नहीं है? कमिंग थ्रू द आर्केड शी पिक्चर्ड हिम अगेन आउटसाइड द वॉल। देखिए राइटर ने यहाँ पर ये लाइन फिर से लिखी है कि उसने फिर से पिक्चर किया उसको अपनी इमेज में। किसको? डैनी कैसी को। और फिर से वही किया कहां पर? रॉयजीज की विंडोज के बाहर, यानी कि रॉयजीज वो बुटीक टाइप की दुकान है जहां पर कपड़े वपड़े हैं, तो वो उसी दुकान को, क्योंकि बुटीक इसका सपना है, ठीक है ना, और वहीं पर इसने उसके साथ अपने इसको डैनी कैसी को रिलेट कर लिया, उसी के साथ इसके साथ कनेक्शन बना लिया। ही टर्न्स, वह पलटता है, रेडनिंग स्लाइटली, ठीक, शर्म से चेहरा लाल होते हुए, यस दैट्स राइट, बोलता है कि हाँ भाई मैं ही हूँ डैनी कैसी। आई वॉच यू एवरी वीक, मैं हर सप्ताह आपको देखती हूँ, बट विद माई डैड, मेरे डैड के साथ, मेरे भाइयों के साथ। आई थिंक यू आर ग्रेट, और मुझे लगता है कि आप बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं। थैंक यू। ओ वेल नाउ दैट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। हैरानी इस बात की है कि वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ, कि क्या आप एक ऑटोग्राफ साइन करके दे देंगे प्लीज? अगर आप बुरा ना माने तो, वुड यू माइंड? हिज आईज आर ऑन द सेम लेवल एज योर ओन, उसकी आंखें बिल्कुल आपके उस लेवल पर सेम आपको देखती हुई। उसकी आंखें जो थी, उसकी जो नाक थी, सॉरी उसकी जो नोज थी, जो फ्रिकल्ड, उस पर आगे चकते से पड़े हुए थे, ठीक है ना। एंड टर्न्स अपवर्ड स्लाइटली, थोड़ा आगे की ऊपर झुकी, आगे की ऊपर मुड़ी हुई सी। एंड व्हेन ही स्माइल्स ही डज सो शाइली, आगे की तरफ थोड़ी सी उठी हुई सी, और जब वह स्माइल करता है तो थोड़ा सा शाइली लगता है, यानी कि शर्मीला सा। एक्सपोजिंग टीथ, अपने दांत दिखाते हुए, विद गैप्स, और दांतों के बीच में गैप है। उसकी आंखें बिल्कुल हरी सी, और वह जब देखता है सीधे आपकी तरफ तो दे लुक्स शिमर, तो वह दिखती है शिमर टाइप की, यानी कि झिलमिलाती हुई। दे सीम जेंटल, बड़ी भोली सी, ऑलमोस्ट अफ्रेड, ऐसा लगता है डरी हुई सी, बिल्कुल जैसे कि गजला, चिंकारा टाइप का, बिल्कुल जैसे कि वो चिंकारा जो होता है, जो किसी कोई अगर उसकी शिकार करने के लिए आता है तो वो डरा सहमा सा रहता है ना, उस तरह की इसकी आंखें दिखाई दे रही हैं। एंड यू लुक अवे, और आप फिर अपनी आंखें वहां से हटा लेते हैं, जैसे कि देखते हैं कि सामने वाला कैंडिडेट जो इतना डरा सा सहम सा गया है। यू लेट हिज आईज रन ओवर यू अ लिटिल, और थोड़े समय तक आप उसकी आंखों को अपने ऊपर मतलब वो थोड़े समय तक आपको अच्छी तरह से देखता रहता है। एंड देन यू कम बैक टू फाइंड हिम देन स्लाइटली ब्रेथलेस, और फिर आप थोड़ी देर बाद अपने आप को पाते हैं ब्रेथलेस, यानी कि सांस लेते हुए, ठीक है, जैसे सांस रुक गई है, जोर जोर से सांस लेते हुए। और फिर वो कहता है आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल। इतना सब कुछ सोचने के बाद फिर वो कहता है, जब उसने बोला ना कि वुड यू नॉट माइंड साइन, है जैसा कि हमने पीछे देखा अपनी एक लाइन में कि वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ, कि क्या आप एक ऑटोग्राफ देने के लिए बुरा तो नहीं मानेंगे, इफ डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। तो वो कहता है कि आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल, कि मेरे को नहीं लगता कि मेरे पास कोई पेन वैन है कि नहीं। अगर रियलिटी में ऐसा होता तो आज की तारीख में दोनों में से कोई भी एक एक पेन या कागज तो लेके आते सिग्नेचर करने के लिए, लेकिन ना तो डैनी कैसी के पास, एंड यू रियलाइज कि आपके पास भी नहीं है। माई ब्रदर विल बी वेरी सॉरी यू से, और आप कहते हैं फिर कि अरे यार मेरे भाई को तो बड़ा अफसोस होगा, उसको पता चलेगा कि डैनी कैसी से मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद मुझे उसके सिग्नेचर यानी कि ऑटोग्राफ भी नहीं मिला। क्योंकि नहीं मिला? क्योंकि मेरे पास कागज नहीं था, पेन नहीं था, इतने छोटे से इशू के लिए। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद यू वेट देयर अलोन, आप थोड़ी देर वहां पर बैठ के अकेले ये आर्केड में इंतजार करते हैं थोड़े समय के लिए। और लॉन्ग वाइल, आर्केड फॉर अ लॉन्ग वाइल, आप वहां पे बैठते हैं, इंतजार करते हैं अकेले आर्केड में लंबे समय तक। स्टैंडिंग वेयर, वहीं खड़े होकर जहां पर कि वो खड़ा था। रिमेंबर, याद करते हुए कि द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, यानी कि बड़ी मधुर सी आवाज। द शिमर ऑफ ग्रीन आइज, हरी सी आंखों का झिलमिलालापन, है ना, हरी सी आंखों का वो झिलमिलाना। नो टॉलर देन यू, आपसे ज्यादा लंबा नहीं, आपसे ज्यादा बोल्ड नहीं। द प्रोडगी, वो जीनियस, श्रेष्ठ खिलाड़ी। द इनोसेंट जीनियस, वह मासूम जीनियस। द ग्रेट डैनी कैसी, ये उसका पूरा डिस्क्रिप्शन उसके हिसाब से, किसके हिसाब से? उस लड़की के हिसाब से। अब ये लास्ट पैराग्राफ जो उसने बताया कैसे कि एंड शी सॉ इट ऑल अगेन, और उसने उसको फिर से देखा लास्ट सैटरडे, जैसा कि वो हर सैटरडे को कहाँ जाते हैं, यूनाइटेड टीम का मैच देखने, और उनके अनुसार वहां पर डैनी कैसी खेलता है, ठीक। सॉ हिम गॉस्ट,
पास्ट द लंबरिंग डिफेंडर्स, और वहां पर लंबरिंग यानी कि जो धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले जो डिफेंडर्स थे जो कि गोल को रोकने, बॉल को रोकने के लिए वहां खड़े थे, हर्ड द 50,000 कैच देयर ब्रेथ, उन्होंने सुनी, सबने 50,000 वो लोग जो कि ऑडियंस में बैठे हुए थे मैच देखने के लिए, सांस थामे हुए। एज ही हॉवर्ड मोमेंटरली, जैसे कि वो एक पल के लिए बॉल के ऊपर मंडराया थोड़े समय के लिए, एंड देन द एक्सप्लोजन ऑफ साउंड एज ही स्ट्रक इट क्रिस्पली, और उस समय जो साउंड का एक्सप्लोजन हुआ यानी कि जोर से पब्लिक चिल्लाई जैसे ही उसने बड़ी क्रिस्पली, बहुत सॉफ्टली ना बॉल को गोल के अंदर डाल दिया। बिल्कुल जैसा वैसा शोर शराबा, जैसा नहीं बॉल पे 6 मारने पर पूरा ऑडियंस हुटिंग करती है जोर से, बिल्कुल उस तरह का शोर हुआ। इनटू द गोल, जैसे उसने बॉल को गोल के अंदर डाल दिया, द सडन थंडरियस इरप्शन, है ना, थंडरियस इरप्शन, गूंजने वाली एकदम से आवाज चारों तरफ फूट पड़ी, ऑफ एक्सल्टेंट, एकदम विजयी, एप्रोवेशन के साथ, यानी कि एक विजयी एप्रोवेशन के साथ। एप्रोवेशन मींस शाबाशी, एप्रोवेशन। तो अचानक से जैसे उसने गोल किया, बड़े सफाई से, बड़े तरीके से उसने गेंद को गोल के अंदर डाला, और उसी समय एक साथ इतना बड़ा शोर हुआ, गूंजने वाला, थंडरियस, इरप्शन जो एकदम से फूट पड़ा शोर, एक्सल्टेंट यानी कि बिल्कुल विजयी शाबाशी का, जिससे कि आप उस कैंडिडेट को जिसने गोल किया है उसको आप तारीफ कर सकें, उसको शाबाशी दे सकें। ये सारी की सारी इसकी इमेजिनेशन थी जो अंत तक उसने देखी है।